नमस्कार व्यूअर्स। जैसा कि आज का टॉपिक आप देख रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, बंगाल का अधिग्रहण। एक हास्यास्पद स्थिति रही भारत का गुलाम होना। हालांकि हम गुलाम हुए, लेकिन आज भी अपने इतिहास से नहीं सीख पाए। एक कहावत है कि जब पहली बार इतिहास घटित होता है, कोई घटना या इतिहास के रूप में घटित होती है तो उसे त्रासदी कहा जाता है, लेकिन जब इतिहास दूसरी बार घटित होता है तो उसे प्रहसन कहा जाता है। हमारे साथ ये घटनाएं कई बार घट चुकी, लेकिन फिर भी हम लोग आज तक अपने इतिहास से कुछ समझे ही नहीं। आज कहा जाए तो लगभग 1206 से लेकर 1757 तक 1947 तक, माफ करिए 1947 तक, इतने 100 सालों की गुलामी रही। लोग आते रहे, हमें लूटते रहे, हमारी स्थिति का फायदा उठाते रहे और हम लूटते रहे। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए। कल भी हम बटे थे, आज भी हम बटे हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। उस अलगाव की स्थिति ये रही कि गौरी और गजनवी ने आके हमें लूटा, हम पे शासन किया, तुर्कों ने शासन किया, अफगानों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया। फिर रहा सारा बात, अंग्रेजों ने सीखा। 199 साल तक उन्होंने हम पे राज किया, क्योंकि वो जानते थे, वो इस बात को जानते थे कि ये कौम कैसी है, हमारी कौम कैसी है। आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने उस इतिहास से भी नहीं सीख पाए। फिलहाल हमारा ये विषय नहीं है, क्योंकि ये बातें बहुत दूर तक जाएंगी, बहुत सी वो होंगी। हम लोग चर्चा करेंगे आज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल की, लेकिन उससे पूर्व आप लोगों को एक सूचना भी देनी है। हालांकि संधान आईएएस एकेडमी के तत्वाधान में पीसीएस श्योर बैच चल रहा है। एक बैच हमारा निकलने वाला है, खत्म होने वाला है। 10 नवंबर को हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, पूर्णतः फ्रेश बैच, जीरो बेस से हम उसको शुरू करेंगे। 1 साल का लगभग ये बैच है। जो भी कैंडिडेट, चाहे वो अभी इंटर पास करके ग्रेजुएशन कर रहे हों, उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल ये बैच है। इसमें आके वो अपना एडमिशन करा सकते हैं। गोरखपुर परिक्षेत्र के आसपास के जो भी कैंडिडेट है, ऑफलाइन बैच हमारा चल रहा है। इसके साथ ही साथ हम इसमें 10 नवंबर से ऑनलाइन एडमिशन लेना शुरू करेंगे। पीसीएस श्योर बैच इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो भी कैंडिडेट इस बैच में एडमिशन लेंगे, हिंदी भाषी राज्यों के लिए उनके द्वार खुले हैं। चाहे वो राजस्थान हो, 730 सीट पर उसका एग्ज़ाम 2 फरवरी को घोषित हो चुका है। बिहार कमीशन का 17वीं बीपीएससी आने वाली है। इसके अलावा अदर स्टेट कमीशन भी, अभी उत्तराखंड पीसीएस का एग्जामिनेशन हाल में हो चुका है। तो स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखकर हमने इस प्रोग्राम को बनाया है। आप जिस भी स्टेट, यूपी कमीशन का कैंडिडेट है, अगर पूर्वांचल से के क्षेत्र से अगर वो जुड़ा हुआ है तो बिहार कमीशन पक्का देता है। उसके लिए आपके पास एक मौका है। संधान आईएएस एकेडमी आपको पीसीएस श्योर बैच में इस बात के लिए श्योर करती है कि आपको हम जो मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर न केवल अच्छे मार्गदर्शक हैं बल्कि अच्छे एक्सपर्ट भी हैं जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। हमसे जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने वाला हर एक कैंडिडेट, टीचर, एक्सपर्ट, वो स्वयं उन रास्तों से गुजरा है जिन रास्तों पर आप चलेंगे या आपको चलाया जाएगा। एक कहावत है कि एक हारे व्यक्ति की सलाह और जीतने वाले का अनुभव आपकी सफलता में बहुत मायने रखता है। कभी सुना कि किसी आईएएस अधिकारी को इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बना दिया गया? कभी सुना नहीं हुआ। एक खिलाड़ी को ही कोच बनाया जाता है, क्योंकि उन चीज़ों की, उन बारीकियों को वो जानता है जो उस मैदान में खेला होता है, उस चीज़ की बारीकियों को समझता है। तो एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसमें आइए। साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ इतिहास
सब्जेक्ट का बैच हम लोग अक्टूबर में शुरू करेंगे। ये टारगेट रहेगा 2025 के लिए। इसके अतिरिक्त जीआईसी एलटी ग्रेड आगामी जो आने वाली वैकेंसी है, इतिहास सब्जेक्ट के लिए प्री और मेंस, हरियाणा के लिए हम लोग प्री और मेंस का बैच अपना चला रहे हैं। तो हायर एजुकेशन को लेकर भी हम चल रहे हैं। आपको एक सूचना है कि आप इस चलने वाले बैचेस में एडमिशन लीजिए और अपने कैरियर को एक नई दिशा दीजिए, सफल मार्गदर्शन। हमने एक टैगलाइन रखी है कि यदि आपका कोच आपको सही मार्गदर्शन देगा तो आपकी सफलता निश्चित है, बिल्कुल सुनिश्चित है। तो ये सूचना आपको देनी थी। 10 नवंबर से पीसीएस श्योर बैच के लिए आप लग जाइए। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच है। फीस बहुत ही नॉमिनल है। प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग हम लोगों ने रखी हुई है। बस ये है कि हमसे आप जुड़ के इसका लाभ उठाइए। हमारा उद्देश्य धन कमाना तो है, धन सब कमाते भाई, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे परिक्षेत्र से लड़के निकले। गोरखपुर की भूमि और उसके आसपास की भूमि उर्वर है, बहुत ही उर्वर है। ये बुद्ध की भूमि है, ये महावीर की कर्मस्थली है, बुद्ध की कर्मस्थली है। तो कहीं ना कहीं हमारी उर्वरता बहुत ज़्यादा है। इसलिए बिहार से लेकर ये पूरा का पूरा पूर्वांचल का साइड जो है अच्छी प्रतिभाओं से भरा हुआ है। आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। आप आइए, हमसे जुड़िए, ताकि हम आपके करियर को एक नई दिशा प्रदान कर सकें। तो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ चलेंगे। बंगाल। आपको बता दें बंगाल के बारे में कि बंगाल के विषय में कहा जाता था कि बंगाल में धन आने के 100 दरवाजे थे और जाने का एक भी नहीं था। इसका मतलब आप शायद समझ रहे होंगे कि बंगाल में धन आने के 100 दरवाजे का मतलब ये कि यहाँ पर पैसा अफरात आता था। किसी जमाने में औरंगजेब जब आर्थिक संकट से घिर गया था तो उसको बंगाल के राजस्व की उम्मीद होती थी कि बंगाल का राजस्व कब आएगा, और उस बंगाल के राजस्व से वह संपूर्ण मुगल सल्तनत का खर्चा भी निकालता था। इस बात का ध्यान दीजिएगा। बंगाल के जो रसद, जो उसके पैसे की, उसके राजस्व की, उसको राह रहती थी। इतना धनी मनी प्रांत आखिर में अंग्रेजों के हत्थे चढ़ा। 1651 में अंग्रेजों ने हुगली में अपनी पहली कोठी खोली थी। गैब्रियल बॉम्पटन ने एक शाही हरम में इलाज के करने से जो कि है खुश होने के बाद ये अनुमति प्राप्त हुई थी। बाद में 1658 में मीर जुमला ने इस व्यापार, जो अनुमति प्राप्त व्यापार था, उसको बंद कर दिया। मतलब अनुमति दी ही नहीं, इस व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन 1672 में शाइस्ता खान ने फिर इस व्यापार को अनुमति प्रदान कर दी। कालांतर में औरंगजेब के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की धृष्टता इतनी बढ़ गई थी कि उसने हुगली में लूटपाट मचाई, जिसके फलस्वरूप औरंगजेब कुपित हो गया। बाद में जाप चारनाक की मध्यस्थता की वजह से औरंगजेब ने माफी प्रदान की और फिर अंग्रेज अपने स्थान पर आ सके। सूतानदी, कालीघाट और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर जॉब चारनाक ने वर्तमान कोलकाता की स्थापना की थी। बाद में यहां पर जो किलेबंदी की गई वो फोर्ट विलियम कहलाई, और फोर्ट विलियम का पहला प्रशासक चार्ल्स आयर कहलाता है। चार्ल्स आयर को माना जाता है। बंगाल में जो नवाब हैं, आपको एक थोड़ी छोटी सी बात बताएं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी लुटेरों की कंपनी थी। 1599 में एक आज्ञा पत्र के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी महारानी एलिजाबेथ के समय, और उनका भी शेयर इसमें था। चूंकि इसके जितने भी मेंबर थे ये लूटने में बड़े एक्सपर्ट थे, इसलिए इनको साहसी मंडली कहा गया। सोचिए, लूटने में एक्सपर्ट होने की वजह से साहसी मंडली कहलाए। जहांगीर के समय सबसे पहले हॉकिंस आता है,
वो अकबर के नाम का पत्र लेकर आता, क्योंकि अकबर उसमें एक्सपायर हो गया था, तो वो पत्र जहांगीर को देता है। इस पत्र का नाम था फ्रेंड, जिसकी भाषा फारसी थी। बाद में हॉकिंस के बाद सर टॉमस रो, और फिर बारी बारी से दूत मंडल, शिष्टमंडल आते रहे, और फिर भारत में जो कि अपनी स्थिति बनाते रहे। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति था मुर्शिद कुली अली खान। ये औरंगजेब के समय ही उसका सबसे अच्छा प्रांतपति भी माना जाता था, लेकिन वो औरंगजेब के जाने के बाद, औरंगजेब इसके कार्य से इतना खुश था कि औरंगजेब ने इसे उपाधि दी थी करतलब खान। करतलब खान की उपाधि औरंगजेब ने मुर्शिद कुली अली खान को दी थी, और वो व्यक्ति औरंगजेब के प्रति निष्ठावान भी रहा जब तक औरंगजेब जिंदा रहा। बाद में उसने केवल नाम की अधीनता स्वीकार की 1707 के बाद, औरंगजेब के जाने के बाद उसने केवल नाम की एक खानापूर्ति मुगलों के प्रति रखी। जब फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा तो उसने मुर्शिद कुली अली खान को हटाने का प्रयास किया। उसने राशिद खान को नियुक्त किया और दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राशिद खान मार डाला गया। फर्रुखसियर ने उसके उस स्थिति को बहाल कर दिया। मुर्शिद कुली अली खान के बाद उसका अगला उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन खान और फिर सरफराज खान बना। सरफराज खान को बिहार के डिप्टी सूबेदार अलीवर्दी खान ने हराया और हरा के मार डाला। समतक घेरिया का वो था, युद्ध था। अलीवर्दी खान जब गद्दी, क्योंकि अलीवर्दी खान का मूल नाम मिर्जा बंदे था, और जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसने तत्कालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह को क्या किया कि घूस प्रदान करके, घूस देकर, नजराना देकर उसने अपनी स्थिति को पक्का कर लिया। अलीवर्दी खान के बारे में कहा जाता है कि अलीवर्दी खान के संदर्भ में उसके 2 स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। पहला स्टेटमेंट पिछले साल 2021 में जीआईसी के एग्जाम में आया था। यूपी जीआईसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि मैं अंग्रेजों को देश से बाहर नहीं निकाल सकता, मैं अंग्रेजों को देश से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो समुद्र में आग लग जाएगी। ये स्टेटमेंट अलीवर्दी खान का है। और दूसरा, वो कंपनी को मधुमक्खी की संज्ञा देता था। वो कहता था कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा गया तो ये काट काट के मार डालेंगे। अलीवर्दी खान का कोई योग्य उत्तराधिकारी भी नहीं था। उसका कोई पुत्र नहीं था, पुत्री ही थी। अंत में उसने अपनी पुत्री के पुत्र, जिसका नाम था नवाब सिराजुद्दौला, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। नवाब सिराज जब गद्दी पर बैठा तो एक तो उसके सारे के सारे उसके दुश्मन जो थे वो पहले ही सक्रिय हो चुके थे। इन सक्रिय दुश्मनों में उसकी मौसी घसीटी बेगम, सेठ राय दुर्लभ, नवाब शौकत जंग, अमीन खान, ये इतने सारे जो हैं, मीर जाफर जो उसका खुद का रिश्तेदार था, ये सब एक साथ जुड़े हुए थे, जो नहीं चाहते थे कि बंगाल में स्थिरता हो। और बंगाल, ये सब नवाब के खिलाफ थे। नवाब सिराजुद्दौला इस बात से भली भांति परिचित भी था। अंग्रेजों के साथ उसकी समस्या क्या थी? दस्तक को लेकर बवाल हुआ। दस्तक माने क्या होता है? दस्तक मीन्स होता है एक पास, जो अंग्रेजों को चुंगी मुक्त व्यापार के संदर्भ में दिया गया था। लेकिन होता क्या था, चूंकि अंग्रेजों की स्थिति ये थी कि बेईमान कौम है, लुटेरी कौम है, बेईमान कौम है, इन्होंने उस दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह सरकारी काम तो करते थे, साथ साथ खुद का व्यापार भी किया करते थे। और यहीं से जो झगड़े की जड़ थी वो यही थी, दस्तक के दुरुपयोग को लेकर। आगे चल के हम देखते हैं कि यहाँ पे नवाब सिराज 1756 में मनिहारी घाट के युद्ध में वो शौकत जंग को हराता और हरा के मार डालता है।
अंग्रेजों को लगता था कि नवाब एक कठपुतली है जिसको वो जब चाहे तब नचा सकते हैं, लेकिन नवाब सिराज कठपुतली नहीं था और अंग्रेज हमेशा चाहते थे कि बंगाल की गद्दी पर एक कठपुतली नवाब बैठे। नहीं पाया तो उसने क्या किया, सेठ राय दुर्लभ, अमीर चंद, घसीटी बेगम, मीर जाफर, इन सब के साथ उसने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, कॉन्स्पिरेसी। इस कॉन्स्पिरेसी का परिणाम यह हुआ कि अंत में दोनों पक्षों में प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757, जिसमें बीच में एक प्रमुख कारण ब्लैक होल की घटना भी थी। ये तो एक ब्लैक होल की घटना एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक गंभीर चकमा था। डॉक्टर मीनाक्षी फुकन कहती हैं कि ये गंभीर चकमा था और इसको देने वाला व्यक्ति जीडी हॉलवेल था। उसने ये व्यवस्था सबसे पहले करी खाली उन्माद फैलाने के लिए। फलस्वरूप युद्ध हुआ और इस युद्ध में मीर जाफर, जो पहले से ही अंग्रेजों के साथ उसकी सेटिंग हो चुकी थी, वो 50,000 की सेना के साथ खाली मूक दर्शक बन के बैठा रहा। नवाब ने युद्ध किया। प्रारंभ में उसकी स्थिति बड़ी अच्छी रही। मीर मदान और मोहन लाल जो थे, जब तक वो जिंदा रहे तब तक नवाब काफी अच्छी स्थिति में रहा, लेकिन उनके मरने के बाद ही नवाब की स्थिति खराब हो गई और अंत में मीर जाफर ने इसको सुझाव दिया कि वो युद्ध मैदान छोड़ के चला जाए। यूपीपीसीएस सन 2009 में क्वेश्चन पूछा, बड़ा हास्यास्पद क्वेश्चन था। पूछा कि नवाब किस साधन से भागा था, हाथी, घोड़ा, ऊंट? तो आपको बता दें, यूपी कमीशन है तो यूपी कमीशन क्वेश्चन अपने रिपीट करता है, हर कमीशन करता। तो यहाँ से जो नवाब था वो ऊंट से भागा था। बाद में नवाब जब राजधानी पहुंचता है तो उसे एक तो पहले गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद मियां मीरन, जो कि मीर जाफर का लड़का रहता है, उसका एक सरदार था मोहम्मद बेग, वो नवाब सिराज की हत्या कर देता है। उसकी छत विछत लाश को एक हथनी पे डालकर पूरे के पूरे मुर्शिदाबाद में घुमाया जाता है और साथ ही साथ हास्यास्पद तब और हो जाता है जब मीर जाफर और मियां मीरन दोनों नवाब सिराज की पत्नी के पास शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंच जाते हैं। बाप बेटा दोनों पहुंच जाते हैं कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। ये स्थिति थी। नवाब सिराज की हत्या और नवाब सिराज के बाद अगला जो नवाब बनता है वो मीर जाफर बनता है। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा गया। गद्दी पर बैठते ही उसने अंग्रेजों को खुश करना शुरू कर दिया। उसने क्लाइव को उमरा की उपाधि दिलवाई आलमगीर द्वितीय से। अंग्रेजों को भी अच्छा मौका था। उन्होंने इस स्थिति में एक रेजिडेंट रखा जिसका नाम था ल्यूक स्कॉप्टन। अब अंग्रेजों को एक धन का बोरा मिल चुका था जिसमें जब चाहो जितना हाथ डालो पैसा मिलेगा। जैसा अंग्रेज चाहते थे वैसा पाया। धीरे धीरे मीर जाफर की स्थिति बड़ी खराब हो क्योंकि वो अंग्रेजों के पैसों की मांग से तंग आ गया था। तो वो डचों से जाकर संपर्क करता है और फलस्वरूप 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदारा की लड़ाई होती है। इस बेदारा की लड़ाई में अंग्रेज डचों को पराजित करते और देश से खदेड़ देते हैं। मीर जाफर की स्थिति और खराब हो जाती है। इसी समय उसका दामाद मीर कासिम अंग्रेजों से साठगांठ करता है। अंग्रेजों के दोनों हाथ में लड्डू, भाई चलो इनको हटाया, इनको भी इनसे भी मिला, इनको हटाएंगे तो इनसे भी कुछ इनके एवज में हमको मिलेगा। मीर कासिम ने कहा कि मैं आपको दक्षिण के अभियानों के लिए 5 लाख रुपए दूंगा, बर्धमान मिदनापुर की जागीर दूंगा, सिलहट में चूने के कारखाने में आपको हिस्सा दूंगा। ये तमाम वादे करके उसने नवाबी हासिल कर ली। अब अगला नवाब मीर कासिम। 1760 में मीर जाफर को कोने करके अंग्रेजों ने मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। अब
यूपीएससी में यही से क्वेश्चन पूछा कि 1760 की क्रांति वाकई में क्रांति थी ही नहीं। 1760 की क्रांति वास्तविकता में क्रांति थी नहीं, बिल्कुल सही है। 1760 की क्रांति क्रांति थी। क्रांति का मतलब होता है किसी भी व्यवस्था में आने वाला आमूलचूल परिवर्तन जिसको आगे समय तक देखा जा सके। एक कठपुतली नवाब को हटाकर दूसरे व्यक्ति को हटा दिया गया। बंगाल की जनता ने किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया। यह कैसा क्रांति? मीर कासिम गद्दी पर बैठा, अंग्रेजों ने सोचा ये भी वैसे ही है, हम इसको जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे घुमाएंगे। प्रारंभ में मीर कासिम ने ऐसा ही किया, लेकिन अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारियों में वो सबसे योग्य साबित हुआ। उसने सबसे पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा दी और वो मुंगेर ले गया। यहां पर उसने तोड़ेदार बंदूक और तोप का कारखाना खोल दिया। अंग्रेज भी थोड़े से चौकन्ने हो गए इस क्रियाविधि से कि तो कल को हमारे अंडर में था, कैसे ये जो कि है आगे बढ़ रहा है, कर रहा है। एक आर्मेनियन गुरगिन खान से उसने अपनी सेना को प्रशिक्षित करवाना शुरू कर दिया। अंग्रेज और भी भड़क उठे, मौका खोज रहे थे, और फिर मौका वही पुराना जिन दस्तक वाला। बाद में मीर कासिम ने इसको हवा करते हुए सब वो दस्तक का जो काम था उसको दरकिनार कर दिया, सबको एक लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया। अंग्रेज और कुपित हो गए और अंत में दोनों के मध्य निश्चित रूप से युद्ध ठन गया। कारवा, गिरिया और उदयनौला, ये 3 लड़ाइयां हुई। कारवा, गिरिया और उदयनौला, इन 3 लड़ाइयों में मीर कासिम बुरी तरीके से पराजित हुआ। और पराजित होने के बाद अंग्रेजों ने अपनी स्थिति अच्छे से मजबूत कर ली। अब सोचिए, मीर कासिम तत्कालीन 2 प्रमुख शक्तियां, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, अवध नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीन मिलकर विश्व की सबसे प्रगतिशील शक्ति को चुनौती देते हैं। मैं अपनी भाषा में कहूं तो अंधा, बहरा और लंगड़ा, ये तीनों, अंधा शाह आलम, बहरा मीर कासिम और लंगड़ा शुजाउद्दौला, ये तीनों अनाड़ी उस समय की सबसे प्रगतिशील शक्ति के साथ युद्ध करने गए। और भारत का भविष्य इस तिकड़ी के ऊपर आके डिपेंड हो गया। अक्टूबर 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और हेक्टर मुनरो ने एक झटके में जो किया इस सेना को पराजित करके हटा दिया। हिंदुस्तान का बादशाह शाह आलम सेकंड अंग्रेजों के जेब में आ गया एक झटके में। उस समय की सबसे बड़ी शक्ति अवध अंग्रेजों के जेब में, जिसको डलहौजी ने कहा कि ये तो दुधारू गाय है, जितना चाहे उतना दूध दो। और अंग्रेजों ने एक झटके में इलाहाबाद की संधि करके, जो उनके लिए पारस का पत्थर साबित होगी, हिंदुस्तान के बादशाह को अपनी जेब में रख लिया। ये था बंगाल। और सोने की भूमि को इन्हीं अंग्रेजों ने क्या किया? घोट लिया। आपको बताएं, इसके बाद से, बक्सर के बाद से, हालांकि प्लासी के बाद से ही, लेकिन बक्सर के बाद से हिंदुस्तान से जो धन का बहिर्गमन हुआ, उसी को इतिहास में नंगा नाच कहते हैं। अंग्रेजों ने वो नंगा नाच किया कि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, आज भी हम भीख अगर मांगते हैं ना, आज भी यदि हम विश्व में सबसे ताकतवर मुद्राओं में 15वां स्थान रखते हैं ना, यदि आज भी हम एफडीआई के लिए दूसरे देशों के पास देखते हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ से $40 ट्रिलियन का निकलना है। मैं ये नहीं कह रहा, हमारे विदेश मंत्री माननीय जयशंकर जी ने कहा कि $40 ट्रिलियन इस देश से अंग्रेजों ने निकाल दिए सिर्फ 199 सालों में। 200 साल भी नहीं, सिर्फ 199 सालों में $40 ट्रिलियन। आपको केवल $1 ट्रिलियन चाहिए आपके देश की पूरी आधारभूत संरचना को सुधारने के लिए। अंग्रेजों ने तो $40 ट्रिलियन यहां से लूटा। ये तो एक मोटा मोटी है, कितना लूट के ले गए होंगे पता ही नहीं चला। लेकिन हम लुटेरे किसको कहते हैं? नादिर शाह, गजनवी, अरे वो क्या लूट के ले गए? उन्होंने कुछ नहीं लूटा। 30,000 मजदूर, 20 करोड़ रुपए, कुछ ऊंट, कुछ हिजड़े, यही लूट के ले गए।
गजनवी क्या लूट के ले गया? मंदिरों का खजाना। लेकिन जो लुटाई इन लोगों ने लूटी, जिसकी वजह से हम और आज आप कहते हैं ना भिखारी और भिखमंगे बन गए, उसका इतिहास में आज तक कोई जोड़ नहीं। आरपी दत्त खुद कहती कि बर्मिंघम और लंकाशायर की जो सूती वस्त्र जो मिले हैं, जो आज उसमें पनपी, वो प्लासी के लूट के बाद से ही पनपी, उसका कोई इतिहास में जोड़ नहीं है। तो ये सोने की भूमि जिसे कहते थे, बाद में 1765 से लेकर 72 तक जो द्वैत शासन बंगाल में लागू हुआ, उसमें उसी दौरान एक पढ़ने वाले अकाल में अंग्रेजों ने भारत की वो हालत की, खासकर बंगाल की वो हालत की कि 16-16 साल की लड़कियां जिन्होंने कभी सूरज का मुंह नहीं देखा था, वो रोड पर निकलकर भीख मांगती थी, ऐसे ऐसे करके। इसका बहुत बड़ा कारण अंग्रेजी थे और उनकी व्यवस्था थी। प्लेग फैला, लोग मरे, हुगली नदी में लाशें पट गई, उठा के सीधे लोग उठा के फेंक देते थे ऐसे, और वो समुद्र में जा गिरती थी। तो ये था बंगाल का, मैंने संक्षिप्त रूप से आपको बताया कि बंगाल कैसे अंग्रेजों के हत्थे चढ़ा और उसके बाद से धन का बहिर्गमन। अगले लेक्चर में हम आपको बंगाल से होने वाले धन का निष्कासन और भारत से कैसा धन का निष्कासन हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बात आपको बताएंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।